तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कस्टम एक्ट के एक दो सेक्शंस रह गए हैं, बाकी आपका कस्टम एक्ट कंप्लीट हुआ। उन जो रेजिडुअल सेक्शंस हैं कुछ बचे हुए, इन सेक्शंस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये कस्टम एक्ट के जो बचे हुए सेक्शंस हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 रेलिंक्विशमेंट, यानी माल को छोड़ देना या उस पर माल को या माल के राइट को छोड़ देना, रेलिंक्विशमेंट। ठीक है, दूसरा हम आपको बताएंगे री इम्पोर्ट, सेक्शन 20 सेक्शन 19 कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी ऑन पैकेट containing items having different duties and 26A, section 26A, that is refund of import duty। ये जो बचे कुचे आपके सेक्शंस हैं, इनके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, जो माल आया, ठीक है, अब माल की कई बार क्या होता है, आते के टाइम पे माल की क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से या सिचुएशन चेंज होने की वजह से कई बार इंपोर्टर को लगता है कि उस माल की इतनी भी वैल्यू नहीं है आज की डेट में जितनी ड्यूटी देनी होगी। तो क्या होता है कि बिफोर क्लियरेंस, यानी अंडर सेक्शन 47 या अंडर सेक्शन 60, अंडर सेक्शन 47 क्या होती है, दिखाई दे रहा है? अंडर सेक्शन 47 और अंडर सेक्शन 60। 47 फॉर होम कंजम्पशन और ये फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर, ये आपको पता ही है, जब बिल ऑफ एंट्री 46 में फाइल करते हैं तो दो तरह के ऑर्डर, एक यदि हम व्हाइट कलर की फाइल करते हैं और एक येलो कलर की फाइल करते हैं। ये सब आपको कई बार रिपीट हो चुका है। इन दोनों केसेस के अंदर हम बिफोर क्लियरेंस यदि माल पे राइट छोड़ देते हैं, भाई हमको माल नहीं छोड़ाना, और एक लिख के पीओ को दे देते हैं, तो उस केस में नो ड्यूटी, हमें कोई ड्यूटी नहीं देनी होती और ना हमारे को नो गुड्स भी हम वहीं छोड़ देते हैं, चाहे समुद्र में फेंको या ऑक्शन कर दो कस्टम वाले। ठीक है, एक दूसरा क्लियरेंस ऑर्डर हमने पढ़ा था, दैट इज, ये जो माल है ये वेयर हाउस में चला गया, अब वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब उसके बाद में जब इसकी क्लियरेंस होती है अंडर सेक्शन 68, उससे पहले, क्योंकि जब हमने ये वाला
ऑर्डर पास कराया था तो हमने एक बॉन्ड दिया था। हाँ जी, बॉन्ड देते हैं। हाँ जी, क्योंकि ड्यूटी तो देते नहीं है, एस्टिमेटेड ड्यूटी होती है, बॉन्ड देते हैं। अब अंडर सेक्शन 68 यदि वेयर हाउस के केस में हम माल को रिलिंक्विश करते हैं तो हमें वेयर हाउस का रेंट, इंटरेस्ट और जो भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो देने पड़ेंगे और हम माल को छोड़ सकते हैं, माल को रिलिंक्विश कर सकते हैं। अब ये रेंट, इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस दे देंगे तो हमारा बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज कस्टम डिपार्टमेंट ये जो बॉन्ड है गारंटी का, उसको भुनाकर पैसा वसूल कर लेगी, बॉन्ड से पैसा वसूल कर लेगी। हाँ जी, ये कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आया रिलिंक्विशमेंट का? हाँ जी सर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लो इसकी बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी इन द केस ऑफ पैकिंग। ये समझिए, मान लो हमने एक सेविंग किट इंपोर्ट किया। सेविंग किट के अंदर हमारे कोई एक है रेजर, एक है ब्रश, एक है क्रीम, एक है कॉलोन, ओके। ये 4 आइटम्स हैं और इस आइटम का ये पूरा पैकेट है 2000 रुपीज का। इस रेजर पे मान लो ड्यूटी है 10% की। ये हमारा जो आइटम है ये स्पेसिफिक ड्यूटी पे आता है। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब इस पे मान लो 20 रुपीज पर ब्रश ड्यूटी है। ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस पे मान लो 8% है, कोलोन पे मान लो 12% ड्यूटी है। तो नॉर्मली इस केस के अंदर क्या होता है कि यदि कंटेनिंग है और ये अलग अलग असर्टेन नहीं हो सकता कि कौन सा आइटम कितने का है। इफ इट इज नॉट असर्टेनेबल कि भाई ये आइटम 2000 का है लेकिन इसमें कौन आइटम कितने का है, तो जो मैक्सिमम है 12%, 12% के हिसाब से ड्यूटी लगा दी जाएगी 2400, 240 विल बी द ड्यूटी, ओके। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक आइटम पता है, हमें पता है ये जो ब्रूस है ये 500 रुपीज का है, तो फिर क्या होगा 1500 पे 12% के हिसाब से 180 लगा दी जाएगी। और इस ब्रूस पे स्पेसिफिक ड्यूटी है तो ब्रूस पे 20 रुपीज, तो हमारी ड्यूटी होगी 200 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें ये भी पता है क्रीम है 300 रुपए की, तो हम क्या देखेंगे 500 रुपए का आइटम ये हो गया 300, 800, तो 1200 रुपए पर 12% से 144, ब्रश पे हो गई 20 और 300 पे 8% से 24, तो ड्यूटी हो गई 188 रुपीज, ओके। अब पता लगा हमें ये जो 10% वाला रेजर भी है, रेजर भी हम कहते नहीं ये रुको 500 रुपए का हमारा रेजर है, तो जिस पे पता है 500 10% तो 50 रुपए होगी। इस 500 ब्रश वाले पर स्पेसिफिक ड्यूटी है 20 रुपए, इस पे 20 रुपए होगी। क्रीम की हमको पता है 300 पे 8% है, 24 हो गई। तो अब बचा क्या, कॉलोन बचा 500 500 1000 1300, यानी 700 रुपए का कॉलोन है, इस पे 12% 84 रुपीज, 178 ड्यूटी वाली। तो इस सेक्शन से क्या आप समझे, ये सेक्शन 19 कहता है यदि पैकेट में गुड्स आता है, इस पैकेट के अंदर गुड्स आता है, तो या तो उसके अलग अलग आइटम्स हमको पता है और उनके अलग अलग स्पेसिफिक एसर्टेनेबल हैं और उसके हम प्रूफ एविडेंस दे सकते हैं ये माल इतने का है, तो जिस पे जो ड्यूटी होगी
उस हिसाब से ड्यूटी लगा ली जाएगी। और अगर नहीं पता है तो कंबाइंड पर जो भी हाईएस्ट ड्यूटी होगी उन सब आइटम्स में से वो ड्यूटी लगा दी जाएगी। हाँ जी, तो ये सेक्शन 19 के अंदर समझिए अलग अलग ड्यूटी पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी ड्यूटी बचती है। हाँ जी, बात समझ में आई? यस और नो? यस। तो अब हम ये दो कंसेप्ट 20 और 26A को और समझते हैं। ठीक है, तो 26A को हम इधर कर लेते हैं। सेक्शन 26A एंड सेक्शन 20 री इम्पोर्ट के अंदर देयर आर टू प्रोविजन। एक है जिसको जनरल प्रोविजन कहते हैं कि जनरली री इम्पोर्ट, और दूसरे कहते हैं एग्जेम्पशन और कंसेशनल प्रोविजंस फॉर एग्जेम्पशन एंड कंसेशनल ऑन री इम्पोर्ट। तो जनरल प्रोविजन क्या है कि जब भी हम री इम्पोर्ट करेंगे, यानी माल हमने कोई एक्सपोर्ट किया और उसके बाद री इम्पोर्ट किया, तो फ्रेश जनरल प्रोविजन है री इम्पोर्ट विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश इम्पोर्ट। तो फ्रेश इंपोर्ट होगा तो जो इंपोर्ट प्रोसीजर्स हमने बताए हैं वही इंपोर्ट के सारे प्रोविजंस इस पर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इसको फ्रेश इंपोर्ट माना जाएगा। मतलब समझो, मान लो आपने जब इंडिया से माल भेजा यूके, एक्सपोर्ट किया, तो वो एक्सपोर्ट माना गया, एक्सपोर्ट के सब बेनिफिट आपने ले लिए, वापस इंडिया में आया तो उसको इंपोर्ट मान लिया जाएगा, और जो इंपोर्ट वाले जो प्रोसीजर्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल। तो ये है जनरल प्रोविजंस। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंडिया में माल आता है फॉर रिपेयर के लिए आता है। रिपेयर के लिए इंडिया आता है, या दूसरा है रिपेयर के लिए, रिपेयर बाहर से होकर इंडिया आता है, और तीसरा है कि जो माल है रिजेक्ट होकर भारत आता है। समझ में आ गया? रिपेयर के लिए इंडिया आता है, ठीक है, यानी री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर, बाहर से होकर आता है री इम्पोर्ट आफ्टर रिपेयर, ओके, और ये हो गया री इम्पोर्ट ऑन रिजेक्शन। तो री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर, हमने कोई माल भेजा, उसमें कोई खराबी आ गई, ठीक है, तो माल वहां से वापस आया और हम रिपेयर करके उसको वापस भेजते थे
ठीक है। तो हमने जो माल या ये समझिए जो माल एक्सपोर्ट किया था, यदि विद इन 3 years ऑफ एक्सपोर्ट यदि वो रिपेयर के लिए इंडिया आता है, तो कस्टम डिपार्टमेंट एक बॉन्ड भरवा लेगा। यानी हमको क्या करना होगा, एक बॉन्ड दे देंगे कि हम रिपेयर कर 6 मंथ में 6 मंथ के अंदर या विद इन 6 मंथ हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ड्यूटी नहीं लगेगी। हमारी बात समझ में आया? यदि विद इन 3 साल के अंदर जब हमने एक्सपोर्ट किया था, कोई माल रिपेयर के लिए आता है, तो रिपेयर के टाइम पे जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी देने की जगह हम एक बॉन्ड दे देंगे, ठीक है, कि ये बॉन्ड देते हैं और हम 6 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट कर देंगे। यदि हम 6 मंथ के अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा और हमें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। यदि 6 मंथ के अंदर हमने एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो बॉन्ड बना लेंगे और आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके। अब हमने कोई माल रिपेयर के लिए बाहर भेजा, हमने एक्सपोर्ट किया, माल जो है बाहर भेजा, मान लो यूके में रिपेयर के लिए कोई माल ऐसा बाहर भेजा, तो जो बाहर जितनी रिपेयर कॉस्ट प्लस दोनों तरफ का फ्रेट एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा जो भी खर्चे हैं, उस प्राइस पर केवल इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी, पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। माल पर नहीं। जो माल हमने भेजा है रिपेयर के लिए, उस माल पे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, केवल जो रिपेयर कॉस्ट है और दोनों तरफ के आने जाने का जो भाड़ा है, केवल उस अमाउंट पर हमको ड्यूटी देनी होगी। समझ में आया? अब माल मान लो हमने भेजा, ठीक है। अब कोई माल हमने एक्सपोर्ट किया 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर दिखाई दे रहा है, रिजेक्ट होकर भारत आता है, एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्टेड माल हमने मान लो जो गुड्स एक्सपोर्ट किया 3 इयर्स के अंदर वह रिजेक्ट होके वापस आता है, तो जो भी हमने एक्सपोर्ट बेनिफिट लिए हैं, चाहे एक्साइज ड्यूटी के हों,
सर्विस टैक्स के हों, वैट के हों, ड्यूटी ड्रॉबैक हो, कैश इंसेंटिव हो, वापस करना कर दीजिए, नो ड्यूटी। हाँ जी, बात समझ में आती है कि भाई रिजेक्ट होके आता है माल, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट होके यदि माल आता है तो हम लोग वापस कर देते हैं ड्यूटी वगैरह। तो हमारे को कोई भी एक्सपोर्ट किया 3 साल के अंदर माल रिजेक्ट होके आता है, तो जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट लिए हैं, चाहे एक्साइज के लिए, वैट के लिए, ड्यूटी ड्रॉबैक लिया, कैश इंसेंटिव लिया, उन सबको वापस कर दीजिए, तो हमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी। समझ में आ गया कि भाई या तो उसको जनरल प्रोविजंस के अंदर फ्रेश इंपोर्ट करके ड्यूटी दे दीजिए, या फिर क्या है, जितने रिजेक्ट होके माल आया है, माल हमारा रिजेक्ट होके वापस आया है, रिजेक्ट होके वापस आया है, तो हमें क्या करना है, तो जितना एक्सपोर्ट किया था 3 साल के अंदर, जो रिजेक्ट होके माल आया है, तो उस पर जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट लिया है, उस एक्सपोर्ट बेनिफिट को वापस कर दीजिए, आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। रिपेयर के लिए इंडिया आता है तो आप बॉन्ड दे देंगे कि भाई हम 6 महीने के अंदर इसको रिपेयर करके वापस भेज देंगे। अगर भेज देते हैं कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, नहीं भेजते हैं तो वो बॉन्ड बना लेगा कस्टम ऑफिसर। और यदि रिपेयर के लिए हमने बाहर भेजा तो वही माल आता है, तो ये ऑफिसर यदि आइडेंटिफाई कर लेता है सेम माल है, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो उसके बाद में केवल रिपेयरिंग की जो चार्जेज होंगे, आने जाने का जो भाड़ा गया होगा, यानी जितना वैल्यू एडिशन हुआ होगा, वो ये मान के चला जाएगा ये रिपेयर हुई और आने जाने का भाड़ा हुआ, उतने माल का उसकी वैल्यू एडिशन हो गया, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। हाँ जी, ये समझ में आया। हाँ जी। अब कई बार क्या होता है कि, हाँ जी, ये बात तो आपके समझ में आ गई। अभी हमने आपको बताया था कि रिलिंक्विशमेंट, कि हम माल, यदि हमको लगता है माल की क्वालिटी खराब है, माल खराब है, और उसको छुड़ाने पे जितनी इंपोर्ट ड्यूटी है उसकी भी वैल्यू नहीं होगी तो हम वही माल को छोड़ देते हैं, टाइटल रिलिंक्विश कर देते हैं। भाई कस्टम वालों से कहते हैं इसको समुद्र में फेंको या फिर आप बेच दो, हम इसको नहीं लेने वाले, तो वो होता है रिलिंक्विशमेंट। कई बार क्या होता है कि हमने क्या किया, उसको रिलीज करा लिया फॉर होम कंजम्पशन, रिलीज यानी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर भी करा लिया, ले आए घर, ड्यूटी पे करके ड्यूटी पे कर घर ले आए। ओके। अब बाद में पता लगा कि माल तो डिफेक्टिव है, माल डिफेक्टिव है या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, डिफेक्टिव है, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। अब क्या होगा भाई, वहां तो ड्यूटी बच जाती है, माल भी नहीं आया और ड्यूटी भी हमारी चली गई। अब क्या करें, तो इसके लिए सेक्शन 26A है। तो अभी भी क्या है, आप पीओ के पास जाएंगे, प्रॉपर ऑफिसर के पास, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम इसको
या तो हम इसको वापस करते हैं, यानी वापस करने पे बाहर ही भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। या हम उसको कहते हैं कि भाई हम रेलिंक्विश करते हैं टाइटल, या अफसर के सामने पीओ के सुपरविजन में डिस्ट्रॉय करा देते हैं। तो इन तीनों केसेस में हमारी ड्यूटी वापस हो जाएगी। ओके, लेकिन ये सब काम तो ये हमारी वापस हो जाएगी, बशर्ते कि ये हम करते हैं विद इन 30 डेज। ये 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, या जितने कोई एक्सटेंशन दी हो, एक्सटेंडेड पीरियड बाय पीओ, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, या प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी टाइम दिया हो उसके 30 दिन के अंदर यदि हम काम करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी वापस हो जाएगी। ओके, लेकिन इस काम के लिए क्या होना चाहिए? मतलब 30 दिन कब से होना चाहिए? जिस दिन से हमारा ये क्लियर हुआ इस डेट से 30 दिन के अंदर हम ये करेंगे। और ये जो वापस रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए ये 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट कितने दिन के अंदर देनी पड़ेगी? 30 दिन के अंदर और 6 महीने के। और पीओ सेटिस्फाइड हो जाता है, सेटिस्फाई होता है कि भाई वही माल है, सेम माल है। साथ ही साथ यदि हमने कोई नो ड्यूटी ये जो एक्सपोर्ट वापस वगैरह करेंगे उस पर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके, तो ये होता है, ये है आपका सेक्शन 26A। तो ये थोड़े थोड़े से टॉपिक छोटे छोटे से आपके रह गए थे, तो इनके बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि ये माल को यदि आप उस समय भी रिलिंक्विश नहीं कर पाए हैं पहले और आपने ड्यूटी दे भी दी है तो इस केस में आपको ड्यूटी वापस मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा? आपको ड्यूटी वापस मिल जाएगी। ये सब काम करने पे ड्यूटी रिफंड हो जाएगा, ड्यूटी वापस मिल जाएगी, यानी ड्यूटी रिफंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।